हेलो दोस्तों, बिना ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए दोस्तों मैं संदीप पोरवाल इंस्टीट्यूट उज्जैन आप सभी बच्चों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की। अगर आपने मेरे साथ इन ऑब्जेक्टिव्स को लिखकर याद कर लिया दोस्तों, मेरी गारंटी है इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स किसी भी तरह से हो आप कर सकते हैं। एक और अच्छी बात दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आप सभी बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वो भी मैं यहां पर डिस्कस करवाऊंगा। तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ आप आने वाली एग्जाम में बहुत जबरदस्त स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कहानी वर्क के साथ। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं तो उसके पहले आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए वर्क की बात करें। सबसे पहले वर्क की इंपॉर्टेंट बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क दोस्तों पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पॉसिबल हो सकता है। याद रखिए वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए फॉर्मूले में कॉस थीटा पिक्चर में आएगा। अगर दोस्तों जो मेन ऑब्जेक्टिव वर्क का जीरो वर्क का बनता है वो क्या है सुनिए। अगर दोस्तों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, ध्यान से सुनिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तो दोस्तों cos 90 आने से वर्क की वैल्यू जीरो होगी। तो ऑब्जेक्टिव पूछा, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री देन वर्क डन, तो आंसर होगा जीरो। इसीलिए दोस्तों वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, गौर फरमाइए, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि दोस्तों जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल एंगल हमेशा 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। इसके बाद दोस्तों वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे याद रखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। बॉडी आगे जाएगी, फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। इसी के साथ पॉजिटिव वर्क की बात करें तो वर्क डन पॉजिटिव तब होगा दोस्तों जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या तो सेम डायरेक्शन में हो या इनके बीच एक्यूट एंगल हो। दोस्तों वर्क से जुड़े ये खास ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर इसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आपसे कहूं मैं कि मैंने इस बॉडी को रिलीज किया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो दोस्तों फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में होने से वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बॉडी ऊपर जा रही है, मैंने बॉडी को ऊपर थ्रो किया और क्वेश्चन आया वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो दोस्तों ग्रेविटी नीचे और बॉडी जा रही है ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। इन सब बातों को ध्यान रखकर अब वर्क की एसआई यूनिट की बात करें तो दोस्तों एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग होगी। यही यूनिट वर्क और एनर्जी दोनों के लिए होगी। रिलेशन पूछें तो 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्ग। दोस्तों वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T इनवर्स 2 होगा।
वर्क से जुड़े ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करूं पावर को लेकर दोस्तों, तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब दोस्तों पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क बाय टाइम। पावर दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होगी, ये याद रखिएगा। पावर की एसआई यूनिट वॉट या किलोवाट। आपसे पूछा 1 किलोवाट में कितने वॉट, तो याद रखिएगा दोस्तों 1 किलोवाट में 1000 वॉट। इसके बाद दोस्तों अगर आगे पावर से जुड़ी बात पूछी गई तो पावर का एक और फॉर्मूला दोस्तों वर्क था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही था ना दोस्तों फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, कौन सी सिटी, वेलोसिटी दोस्तों। तो पावर होगा फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। ये पावर से जुड़ी छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें थी दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अब मैं शुरू करूंगा काइनेटिक एनर्जी से जुड़े ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आप सभी बच्चे जानते हैं फॉर्मूला हाफ mv²। पहला ऑब्जेक्टिव काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी दोस्तों, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट फंडा इस फॉर्मूले में देखिए दोस्तों, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट लूं, ध्यान दीजिए, अगर वेलोसिटी को मैं कांस्टेंट ले लूं तो E प्रोपोर्शनल टू m, मतलब अगर मैं मास को डबल कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। बहुत सरल बात है, फिर सुनिए, अगर मैं मास को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, जो कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर वेलोसिटी डबल दोस्तों, वेलोसिटी डबल तो 2 का स्क्वायर होगा ना दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स। फिर सुनिए दोस्तों, अगर मैं वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देता हूं तो v का स्क्वायर होने से 3 का स्क्वायर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 9 टाइम्स। तो ध्यान रखिए ये छोटी छोटी बातें वो ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं दोस्तों। वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक 4 टाइम्स, वेलोसिटी ट्रिपल तो काइनेटिक 9 टाइम्स होगी दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बॉडी के मोशन से जुड़ी वेलोसिटी होगी, मूविंग बॉडी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी, इनमें क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम दोस्तों? तो E होता है P होता है √2me दोस्तों। मोमेंटम P है, काइनेटिक एनर्जी E है, तो P होता है √2me। P होता है √2me, अभी के अभी लिख के याद करिए, P होता है √2me। इसका डायरेक्ट आपको ये पूछा जा सकता है रिलेशन, या फिर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस फॉर्मूले का ही क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि क्वेश्चन में
काइनेटिक एनर्जी सेम दे दी है हमें। तो अभी चूंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट सेम, तो P प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट m के। मतलब अगर हैवी बॉडी की बात करूं तो मास ज्यादा, तो मोमेंटम भी ज्यादा। फिर सरल सी भाषा में सुनिए, अगर हैवी बॉडी लाइट बॉडी सेम काइनेटिक एनर्जी से मोशन करेगी तो किसका मोमेंटम ज्यादा? तो सुनिएगा, एनर्जी सेम तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल मास के, तो हैवी बॉडी का मास ज्यादा तो हैवी बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा। दोस्तों अगर मैं इसी फॉर्मूले से इस इक्वेशन को एनर्जी के इक्वल कर दूं, स्क्वायरिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो E आ जाएगा P स्क्वायर बाय 2m। E आ जाएगा P स्क्वायर बाय 2m। अब दोस्तों क्वेश्चन में अगर ये कह दिया जाए कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। दोस्तों तो क्वेश्चन में पूछे, बताइए हैवी या लाइट बॉडी सेम मोमेंटम से मोशन कर रही है, गौर फरमाइए, सेम मोमेंटम कह दिया इस बार, तो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि हैवी मास ज्यादा तो एनर्जी हैवी बॉडी की कम। दोनों अलग अलग चीजें थी दोस्तों। यहां एनर्जी सेम दी थी, मोमेंटम पूछा था, और यहां मोमेंटम सेम देकर एनर्जी पूछा। तो हैवी लाइट बॉडी का मोमेंटम सेम, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/m से हैवी का मास ज्यादा तो हैवी की एनर्जी कम। दोस्तों ये बातें हमने बहुत काम की सीखी, एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से जुड़ी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली वर्क के ही बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली वर्क के ही बराबर होती है। इसके बाद एक स्प्रिंग, दोस्तों इमेजिन करिए मेरे हाथ में स्प्रिंग, कौन स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो वर्क लगा, पोटेंशियल एनर्जी आई। बताइए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो हाफ kx स्क्वायर। दोस्तों कितनी दोस्तों? हाफ kx स्क्वायर। अगर k की बात करूं तो k होगा दोस्तों स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होगा दोस्तों? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रेच स्प्रिंग की पोटेंशियल कितनी याद करिए? हाफ kx स्क्वायर। दोस्तों अब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, कैसे? दोस्तों फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए ये सीखिए, m इक्वल्स टू माइनस kx। क्या है ये? बात की बात है, आप इसको याद कर लो। f होगा माइनस kx, तो k आ जाएगा माइनस ऑफ f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना दोस्तों। यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन पर मीटर। दोस्तों न्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों कोलिजन से रिलेटेड। याद करिए कोलिजन जो है इसको ब्रॉडली इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में बाइफरकेट किया जाता है। वैसे तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी है, बट वो इसी कैटेगरी में आता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व होगा दोस्तों, भले वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक कोलिजन, दोनों में मोमेंटम सेम या कांस्टेंट रहेगा। इलास्टिक कोलिजन में
टोटल एनर्जी कंजर्व, वो तो हमेशा ही रहती है सर, तो इनइलास्टिक कोलिजन में भी टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको याद रखना है। सारे ही ऑब्जेक्टिव्स इन्हीं जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए उसी के अराउंड होते हैं। जैसे मेरे हाथ में फिलहाल ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिलीज किए हैं, तो आप देखिए जो मैंने पॉइंट्स बताए लगभग सारे उसमें कवर होंगे। अगर नहीं भी हुए तो मैं आपको एक दो ऑब्जेक्टिव्स बच गए हो तो बताता हूं। देखिएगा दोस्तों, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग, एक खींची हुई स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? मल्टीपल चॉइस का आंसर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा दोस्तों। यूनिट ऑफ एनर्जी, एक इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी की यूनिट जूल, अर्ग, एक खास यूनिट किलो वॉट आवर दोस्तों, किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर। बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं, बच्चा सोचता है किलो वॉट पावर की यूनिट है। नहीं दोस्तों, किलो वॉट के साथ क्या लिखा है? आर, तो किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 किलो वॉट आर 3.6 10 to the power 6 जूल, इसको भी याद करो, बहुत काम की बात है दोस्तों। इसके बाद हॉर्स पावर, पावर की एक प्रैक्टिकल यूनिट, हॉर्स पावर, पावर आ गया ना, तो पावर की यूनिट है 746 वॉट। रिलेशन याद रखो दोस्तों, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, 746 वॉट। अगर हम आगे की बात करें, एक ऑब्जेक्टिव पावर का ऑप्शंस दिए, पावर क्या होगा फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में, तो मैंने अभी सिखाया था पावर होगा फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट। तो दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव बच जाए तो मैं बताऊं, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, बहुत मजेदार ऑब्जेक्टिव है, सुनिएगा। अगर आपने गन से बुलेट को फायर किया तो बुलेट आएगी आगे, गन जाएगी पीछे, मोमेंटम कंजर्व होता है ना, ये तो आपको पता है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा कि बताइए काइनेटिक एनर्जी बुलेट की ज्यादा होगी या गन की? कंफ्यूज हो गए? काइनेटिक एनर्जी बुलेट की ज्यादा होगी या गन की? तो बुलेट और गन की काइनेटिक के बारे में विचार करें दोस्तों, तो मास तो बुलेट का कम है पर गन का ज्यादा है, लेकिन वेलोसिटी बुलेट की ज्यादा है और गन की कम। तो याद रखो यहां v का स्क्वायर आ रहा है, मतलब वेलोसिटी डोमिनेट कर रही है आंसर को। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, काइनेटिक उसकी ज्यादा। तो कॉमन सेंस कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बुलेट की ज्यादा, गन की कम दोस्तों, याद रखना। लेकिन अगर यहां पूछते मोमेंटम, तो दोस्तों दोनों का मोमेंटम सेम होगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, अगर कोई बॉल 8 सेंटीमीटर से फ्रीली फॉल हुई और यहां हुआ इलास्टिक कोलिजन, कौन सा दोस्तों? इलास्टिक कोलिजन। तो बताओ बॉल वापस से रिबाउंड कितनी हाइट तक होगी? बहुत काम की बातें सुनिएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो बॉडी जब टपकेगी तो वो सेम हाइट तक ऊपर जाएगी, मतलब करेक्ट आंसर 8 सेंटीमीटर। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो सेम हाइट तक ऊपर जाएगी, और इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो कम हाइट तक ऊपर जाएगी। ये करने के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव जो अगर बच गए हैं, तो आप देखिए यहां एक न्यूमेरिकल दोस्तों देख लो
कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज इज 4:1। दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो K1 K2 4:1, ट्रेवल विद द सेम मोमेंटम, मतलब इन दोनों के मोमेंटम होंगे सेम। तो बताइए इनके मास का रेशियो क्या होगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव देख के बच्चे घबरा जाते हैं, जबकि ये बहुत आसान है। E होता है p² 2m होता है ना दोस्तों। चूंकि मोमेंटम सेम दिया तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि E1 एनर्जी अपॉन E2 एनर्जी, यहां इनवर्सली होने से ऊपर m2 और नीचे m1, ये कॉमन सेंस है दोस्तों, ये इनवर्सली है ना। तो E1 रेशियो E2 होगा m2 रेशियो m1। E1 एनर्जी और E2 एनर्जी का रेशियो 4:1 है, तो m2 रेशियो m1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m1 रेशियो m2 1:4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों। इस तरह से आप, कंसेप्ट तो वही है बट थोड़ा बहुत वो आपको न्यूमेरिकल में घुमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप मत घूमिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें इसी कंसेप्ट से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं, कौन से बच गए हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग सारे ही फॉर्मूलेस और क्वेश्चंस हमने राइट नाउ डिस्कस किए। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर वाटर डैम में स्टोर है, दोस्तों तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? तो ऑब्वियसली होगी पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वाटर डैम में स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस बॉडी को हवा में टांग रखा है पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट से दोस्तों, सारी बातें मेरे दिमाग में रख लीजिए। मेरी गारंटी आप इतने ऑब्जेक्टिव्स के बाद सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब आप और भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।